Hello students, I hope you all are doing well, and this is the video number 2 of your class 9th political science lesson number 1, that is the what is democracy and why democracy. My dear kids, the link for the video number 1 is in the description box. So before going through this video, which is about the features of the democracy through various examples, that why democracy is important, I have a suggestion that you have to go through the part 1. It is a short video to get an idea about that what is democracy and what is the difference between the democratic and non-democratic or a dictatorship, and with various examples of around the world that which countries are democratic countries and which are not. So without any further ado kids, let's start. Major decision by the elected leaders. Yes students, the main important one of the main features of the democracy is also that the decision should be taken by the elected representatives, and the representatives are elected by the citizen of the countries. They are the representative, so the decision should be taken by them as they are responsible for the benefit or the welfare of the citizen. So here is an example. Okay, in Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in 1999, and he overthrew a democratic elected government and declared himself the chief executive of the country. Later he changed the designation to the president, and 2002 held a referendum of the country that granted him a 5-year extension. Okay students, Pakistan, it is our neighboring country, and in 1999 there was a military coup. Okay, एक सैनिक विद्रोह हुआ पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में. जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे, वो चुनाव हुआ था, वो प्राइम मिनिस्टर बने थे वहाँ के नवाज शरीफ, उनको क्या करा गया, वहाँ से हटा दिया गया. जो वहाँ पे जो पाकिस्तान के जो जनरल थे, जो आर्मी के जो चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने क्या करा कि उनको हटा दिया और अपने आप को देश का जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट होता है उसको उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, हेड ऑफ द कंट्री उन्होंने डिक्लेयर कर दिया. लास्ट में अपना जो चीफ एग्जीक्यूटिव का टाइटल चेंज करके उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट देश का डिक्लेयर किया. और 2002 में एक कानून लेकर आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब 2002 में चुनाव होने वाले थे तो दोबारा से ही ब्रिंग अ रेफरेंडम, एक कानून लाए, और उसमें उन्होंने ये काम करा कि अपने को 5 साल का और एक्सटेंशन दे दिया. मतलब वो 2007 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने रहेंगे. ओके, Pakistani media, human rights organization and democratic activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. तो जो पाकिस्तान की मीडिया थी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, मानवाधिकार संगठन जो थे, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट जो डेमोक्रेसी के लिए देश में आवाज़ उठा रहे थे, उन लोगों ने ये कहा कि जो रेफरेंडम, जो कानून लाए हैं परवेज़ मुशर्रफ, जो कि धोखे से प्रेसिडेंट बने हुए हैं, एक षड्यंत्र से प्रेसिडेंट बने हुए हैं देश के, तो उन्होंने ये जो कानून लाए ये गलत है. In August 2002, he issued a legal framework order that the amended constitution of Pakistan. वो एक लीगल फ्रेमवर्क, एक ऑर्डर लेकर आए जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के संविधान को अमेंड किया, संशोधित किया. ही जस्ट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान किड्स, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबली. एंड इन दैट ऑर्डर इट वॉज मैंशन दैट द प्रेसिडेंट, जो कि उस समय परवेज़ मुशर्रफ थे, ही कैन डिसमिस द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबली. तो देश की जो नेशनल है, देश की जो गवर्नमेंट है, या जो स्टेट की जो प्रोविंशियल मतलब प्रांत होता है स्टूडेंट, स्टेट की जो सरकार है उसको डिसमिस कर सकते हैं, हटा सकते हैं. द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स. और जो सिविलियन कैबिनेट है, जो पाकिस्तान की जो कैबिनेट है, जो कि कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान की जो वेलफेयर देखती है, जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट को देखती है, उसको सुपरवाइज कौन करेगा, उसको देखेगा कौन, उसका हेड कौन रहेगा, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. और इस सिक्योरिटी काउंसिल में स्टूडेंट्स पाकिस्तान के मिलिट्री के ही ऑफिसर्स थे, वहाँ पे भी कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं था. आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली. और इस जो कानून उन्होंने बना दिया, इसके बाद से वो देश में नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शंस करवाए गए. तो इससे करवाए तो गए स्टूडेंट्स, भले ही सबको राइट तो दिया गया चुनने का, लेकिन उसके ऊपर जो हेड थे स्टूडेंट्स, वो तो मिलिट्री ऑफिसर्स थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, वो तो मिलिट्री ऑफिसर्स, वो तो किसी के द्वारा चुने नहीं गए थे. सो पाकिस्तानी हैज़ हैड द इलेक्शन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर. कुछ पावर थी जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन जो फाइनल जो पावर थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास थी. जबकि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट, की फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए. क्लियरली देयर आर मैनी रीजंस
वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल एंड डेमोक्रेसी। तो क्लियर दिखता है कि जो पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ के रूल में उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता है। बट लेट्स फोकस ऑन दिस, कैन वी सी द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। लेकिन ये देखते हैं कि जो देश का रूलर है क्या पाकिस्तान में चुने गए हैं। नॉट क्वाइट, पीपल में हैव इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रेसिडेंशियल असेंबली बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट रियली रूलर्स। वहाँ पे चुनाव हुए, लोगों को चुने गए और वहाँ पे सरकारें बनी, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो असली में रूलर्स उस देश के उस समय नहीं थे। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, दे कैन नॉट टेक फाइनल डिसीजंस, नहीं ले सकते थे। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विथ आर्मी ऑफिशियल्स, जो फाइनल डिसीजन की पावर थी लास्ट में वो आर्मी ऑफिशियल्स के पास थी, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो सिक्योरिटी काउंसिल जो थी उसमें सारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे, जनरल्स थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या था कि एट दैट प्लेस देयर वॉज नो वन पर दैट पर्सन, नॉट अ सिंगल पर्सन वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा इलेक्टेड था नहीं। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्चीज, ये हमेशा उन देशों पे होता है जहाँ पर तानाशाही होती है या फिर मोनार्चीज होता है। मोनार्की स्टूडेंट मतलब राजा चलता है, राजा के परिवार, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ओमान का एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। तो जो क्या होता है कि वो दे फॉर्मली हैव एन, उस देश में पार्लियामेंट होती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन रियल पावर अभी भी उन्हीं किंग्स के पास या डिक्टेटर्स के पास होती है। तो द रियल पावर वॉज विद एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये कह सकते हैं कि जो रियल पावर है स्टूडेंट, जो असली की जो पावर है, जो मतलब देश को चलाने की पावर है, वो क्या है, कुछ एक्सटर्नल पावर्स के पीस है, मतलब ऐसे लोग जो कि इलेक्टेड हैं ही नहीं, उन लोगों के पास है, ना कि लोकली रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुने हुए लोगों के पास नहीं, जिनको लोगों ने सेलेक्ट किया नहीं। मोनार्ची जो या डिक्टेटरशिप में वो उस आदमी के पास पावर रहती है जो लोगों के द्वारा चुना ही नहीं गया, वो तो ज़बरदस्ती बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर और फोर्स से बना हुआ है। या फिर मोनार्चीज है, अगर देश में राजशाही है तो उसके फैमिली का ही मेंबर है। ओके, तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, तो इसको लोगों का रूल हम नहीं कह सकते हैं। तो ये एग्जांपल दे रहा है पहले फीचर का कि डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होता है स्टूडेंट, वो उसके पास होता है जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो स्टूडेंट्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि मेजर डिसीजन जो है वो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। फ्री और फेयर का इलेक्शन होने चाहिए। इसमें क्या है देखो स्टूडेंट्स, इसमें चाइना का एग्जांपल लिया गया, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। सो स्टूडेंट, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री इज सो गुड, सो फ्लैक्सीबल दैट इट हैज़ ऑल द बेस्ट क्वालिटीज़। लेकिन देखो वहीं हमारे पड़ोस का देश है, पाकिस्तान का एग्जाम्पल हमने देखा और अब देखो चाइना का एग्जाम्पल, यहाँ पर भी देखो कि कहीं ना कहीं नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म है। So in China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. चाइना में हर 5 साल पर इलेक्शंस होते हैं कंट्री की पार्लियामेंट को चुनने के लिए, मतलब कि कंट्रीज़ की पार्लियामेंट जो है वहाँ की, जो कि कौन सी पार्लियामेंट है, तो क्वांगोंग रेनबिन डायोबो धायु, जिसकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वहाँ की पार्लियामेंट, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया संसद भवन है, वैसे ही वहाँ की पार्लियामेंट का ये नाम है। सो द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो जितने भी पार्लियामेंट्स में इलेक्टेड कैंडिडेट जाते हैं वहाँ पे जाके वो लोग अपने प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। एंड इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। और उसमें जो पार्लियामेंट है चाइना की, उसमें 300 मेंबर्स इलेक्ट होकर पहुँचते हैं। सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर्स वहाँ की आर्मी इलेक्ट करती है। बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन कोई भी जो कैंडिडेट है अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा वहाँ की मेन पार्टी जो चाइना की है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पे एक सिंगल पार्टी है स्टूडेंट जो कि पूरे पावर में रहती है। ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टी अलाइड वर अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन हेल्ड इन द 2002 एंड 3। तो द मेन पार्टी इन द चाइना इज चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखना स्टूडेंट्स, लिख भी लो कहीं। और उसके बाद से कॉपी में नोट इट डाउन। एंड देन उसके बाद से 8 स्मॉलर पार्टीज़ हैं जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है। केवल इन्हीं के मेंबर्स ही चुनाव लड़ सकते हैं। ओके,
द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो गवर्नमेंट जो सरकार बनती है हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। तो चाइना की जो इंडिपेंडेंस थी 1930 सिंस इट इंडिपेंडेंस, एग्जांपल है एक और देश है मैक्सिको जो कि अमेरिका से ऊपर है स्टूडेंट्स, अमेरिका के लोअर पार्ट में है, ऊपर अपर पार्ट इज कनाडा एंड द इन मिडिल यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन लोअर पार्ट इज मैक्सिको कंट्री, लैटिन अमेरिका। सो होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। अब एक और एग्जांपल दिया गया है, एक कंट्री है मैक्सिको जहाँ पर हर 6 साल पर इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर द मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। तो जो कंट्री है कभी भी कोई मिलिट्री या फिर डिक्टेटर्स का रूल 1930 से कभी नहीं आया, हमेशा वहाँ पे इलेक्टेड आई। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय, लेकिन 2000 तक जितने भी इलेक्शंस होते थे देश में मैक्सिको में वो कौन जीतता था स्टूडेंट? तो जीतती थी पार्टी PRI, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज्ड टू विन। 2000 तक 1930 से लेकर स्टूडेंट 2000 तक केवल एक पार्टी जीतती थी, कोई और पार्टी जीती नहीं पाती थी। द पावर वॉज नोन टू यूज द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। जो PRI पार्टी थी ये डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी, गलत तरीके का इस्तेमाल करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। ऑल दोज हु आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ थे स्टूडेंट्स, उनको इस पर्टिकुलर पार्टी की जो पार्टी मीटिंग थी इसको अटेंड करना बिल्कुल ही कंपलसरी था। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको ये होता था कि वो पेरेंट्स से कहें वोट देने के लिए। मीडिया क्या करती थी कि जो भी सरकार के विरोध कोई काम होता था तो उसको इग्नोर कर देती थी और अपोजिशन पार्टी को ही सिर्फ क्रिटिसाइज़ करती थी। इतना ज़्यादा भय था स्टूडेंट। देखिए समटाइम जो पोलिंग बूथ से वो क्या करते थे कि एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते थे, जहाँ पर वोटिंग देनी होती थी, वोट करना होता था कि लोगों को कास्ट, वहाँ से क्या होता था उस जगह को चेंज कर दिया जाता था, जिससे कि लोगों को मुश्किल हो जाता था वोट देने के लिए। तो PRI जो पार्टी थी स्टूडेंट्स वो क्या करती थी कि एक बड़ा अमाउंट खर्च करती थी अब कैंडिडेट्स को कैंपेन कराने के लिए, अपने कैंडिडेट्स का प्रचार करने के लिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक अच्छा एग्जांपल है लोगों के हिसाब से है? स्टूडेंट बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि एक ही पार्टी रूल कर रही है, दूसरे को आप मौका नहीं दे रहे हो। और फिर उसके बाद से देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अदर फैक्टर्स इन्वॉल्विंग लाइक द मीडिया इज प्रोपेगेंडिंग अगेंस्ट द अपोजिशन पार्टीज, ओके, देन द इलेक्शन बूथ्स आर बीइंग शिफ्टेड टू द अदर पार्ट्स, ओके स्टूडेंट। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ other incidents which are somehow clearly indicating us that the system of that particular country Mexico is not properly democratic, okay. So there are many problems here. So the problems has been discussed over here should be considered. Then in China the election do not offer the people any serious choice. चाइना में तो इलेक्शन से कोई चॉइस ही नहीं है क्योंकि एक ही पार्टी है वहाँ पे। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव बाय इट। वो तो या तो रूलिंग पार्टी को चुनना है और उसमें उसी के जो कैंडिडेट्स अप्रूव हैं इट्स कम्युनिस्ट पार्टी और उसके जो 8 एफिलिएटेड पार्टीज हैं उसी के मेंबर्स को चुनना है। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या हम इसको चॉइस कह सकते हैं? क्या हम इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पर चॉइस दी जा रही है? चॉइस तो बिल्कुल नहीं दी जा रही क्योंकि एक ही पार्टी है वही सब डिसाइड कर रही है। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम्स टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नॉट चॉइस। लेकिन मैक्सिको देश का अगर एग्जांपल देखें तो वहाँ पे लोगों के पास चॉइस तो है। PRI के पास अपोजिशन पार्टीज में 2 पार्टीज अलग अलग है, लेकिन लोगों को सिर्फ PRI ही जीत रही है वहाँ पे 1930 से 2000 तक। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं रियली वहाँ पे रूलिंग पार्टी को हराया नहीं जा सकता है, भले लोग उसके खिलाफ हों। तो ये भी कहीं ना कहीं वहाँ पर फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। सो वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को समझने के लिए हम एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग में हम समझ सकते हैं कि जो होल्डिंग इलेक्शन है ये ज़रूरी नहीं है वहाँ पे कि इलेक्शन करवा दी, यही इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्शन साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोगों को रियल चॉइस का मौका दें कि लोग बिना डरे चुन सकें सरकार। एंड इट शुड बी पॉसिबल टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर, और जिससे कि लोग जो एग्जिस्टिंग रूलर है, अगर इफ दैट वर्ड पर्टिकुलर रूलर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली स्टूडेंट, दैट द पीपल शुड हैव द राइट टू चेंज द रूलर एट दैट टाइम and if they wish so, if they want so, a democracy must based on a free and fair election. So democracy should be based on free and fair election. democracy में हमेशा free fair election होने चाहिए where those currently in power have a fair chance of losing. जहाँ पर पावर्स में हैं उनके पास भी हारने के चांसेस हों, डर हो, जिससे कि वो काम कर सकें। और इसके बारे में हम क्लास चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ओके, so that's all student. I have tried the line by line explanation series, and if you have any doubt you can ask in the comment box student. And you have to compare students. This video, the purpose of making this video for me is that student, that you have to compare the part 1 of this lesson and the part 2, and which part is easy for you, easy to understand you have to comment in the comment box.
and the next video, on the basis of your comment, the next video of this subject will come on that form. Either I will go for the line by line explanation the way I am doing right now, and if you like the part 1 series, that is in the slide form in which I have made the concise notes, so I will go for that. So then watch the full video and then go for it. So thanks for watching and God bless you all as always.